हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुज। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों रद्द कर दिया। तो चलिए समझते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी थी और रोक लगाने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनी हुई 29 ब्रांचों में मिल रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड की पेशकश साल 2017 में फाइनेंशियल बिल के साथ की गई थी और जनवरी 2018 में कानूनी रूप से इसे लागू कर दिया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रोमिसरी नोट या वचन पत्र होता है जिसे भारत का कोई व्यक्ति या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनी हुई 29 ब्रांचेस से खरीद सकते थे। ये बॉन्ड नागरिक या कॉर्पोरेट कंपनी अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते थे। कोई भी व्यक्ति या फिर कंपनी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में खरीद सकते थे, बट कैश में नहीं, ताकि उसका डेटा रहे और किसी के साथ कोई लूट मार भी ना हो सके। राजनीति में कालाधन रोकने और राजनीतिक चंदे के देनदारी में पारदर्शिता लाने के मकसद से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देने का सिस्टम लाया गया। केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 के बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू करने का ऐलान किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल करना काफी आसान है। ये बॉन्ड 1000 रुपए के मल्टीपल में पेश किए जाते हैं, जैसे कि 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ की रेंज में हो सकते हैं। ये आपको SBI की कुछ शाखाओं पर आपको मिल जाते हैं। कोई भी डोनर जिनका KYC कंप्लायंट अकाउंट हो इस तरह के बॉन्ड को खरीद सकते हैं और बाद में इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेट किया जा सकता है। इसके बाद रिसीवर इसे कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। इसे कैश कराने के लिए पार्टी के वेरीफाइड अकाउंट का यूज किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड भी सिर्फ 15 दिन के लिए ही वैलिड रहते हैं और ये डोनेशन वही पॉलिटिकल पार्टी ले सकती थी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हो और जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट मिला हुआ हो। और इन बॉन्ड्स पर न ही डोनर का और ना ही रिसीव करने वाली पार्टी का नाम होता था। ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाता था, बट बैंक को डिटेल्स पता होती थी। और इस योजना के तहत ये चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में किसी भी 10 दिनों के टाइम पीरियड में खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते थे। और जिस साल में लोकसभा चुनाव होने वाले होते तो उस टाइम पीरियड पर केंद्र सरकार इन इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के लिए 30 दिन का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड देती थी। और आपको बता दूं कि एक बार आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया और अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर दिया, यानी उस पार्टी को जाके दे दिया, तो जिस दिन आपने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा था उस दिन से 15 दिन के अंदर आपने जिस भी पार्टी को डोनेट किया था, अगर उन्होंने उस बॉन्ड को 15 दिन के अंदर इन कैश नहीं कराया तो वो डोनेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डाल दी जाती थी। और इस फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा पहले के कई एक्ट्स में चेंजेस किए गए थे, जैसे कि पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में, जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त धन को पब्लिश करने से छूट मिल गई थी। और फिर दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में भी संशोधन किया, जिससे केंद्र को किसी भी अनुसूचित बैंक को जो भी लिस्टेड है उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए अथॉरिटी देने की अनुमति मिली थी। और तीसरा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में संशोधन से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से प्राप्त जो भी डोनेशन मिलेगा उसका रिकॉर्ड रखने से पार्टियों को छूट दी गई थी। और फोर्थ कंपनीज एक्ट 2013 में संशोधन करके कंपनियों द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट की जा सकने वाले अमाउंट की लिमिट को हटा दिया गया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए रद्द कर दिया था, जिसमें 5 जजों की बेंच ने कहा कि राजनीतिक दलों को गुमनाम डोनेशन वाली इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के तहत वोटर्स के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वोटर्स को यह जानने का अधिकार है कि फंडिंग कहां से आ रही है। और आपको बता दूं कि कोर्ट ने पहले से ही फैसला रिजर्व रख लिया था। नवंबर 2023 में CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने लगातार 3 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैलिडिटी को चुनौती देने वाली पिटीशन पर अपना फैसला रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशनर्स ने तर्क दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A के तहत नागरिकों की सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। तो मुझे आपको बेसिक सा इस टॉपिक पे बताना था। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।